ओशो, जिनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही ओशो एक जिज्ञासु और रिबेलियस नेचर रखते थे। अक्सर ट्रेडिशनल बिलीफ्स और कस्टम्स पर सवाल उठाते थे, जो उन्हें उनके साथियों से अलग करता था। अपनी किशोरावस्था के दौरान ओशो ने एक इंटेंस स्पिरिचुअल क्वेस्ट शुरू की। उन्होंने वेरियस रिलीजन्स, फिलॉसफीज और मेडिटेशन टेक्निक्स का अध्ययन किया। यह पीरियड उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए क्रूशल था। इस दौरान उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन एक्सपीरियंस करने का दावा किया। 1956 में 21 साल की उम्र में ओशो ने फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। उन्होंने कुछ समय के लिए फिलॉसफी प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन जल्द ही खुद को पूरी तरह से अपने स्पिरिचुअल परस्यूट्स के लिए समर्पित करने का फैसला किया। ओशो ने पूरे भारत में लेक्चर देना शुरू कर दिया। अपनी यूनिक टीचिंग्स और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी से ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेडिटेशन, लव, सेलिब्रेशन और पर्सनल फ्रीडम पर केंद्रित उनकी टीचिंग्स युवाओं के साथ स्ट्रांगली रेजोनेट करती थीं, जिससे उन्हें एक बड़ी फॉलोइंग मिली। जैसे जैसे ओशो की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ती गई, जो उनके गाइडेंस और टीचिंग्स पर निर्भर करते थे। 1977 में ओशो ने अपने फॉलोअर्स के लिए पुणे में एक आश्रम स्थापित किया। ओशो के कैरिज्मा और उनकी टीचिंग्स से प्रभावित होकर आश्रम जल्दी ही दुनिया भर के स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। आश्रम ने मेडिटेशन, हीलिंग और पर्सनल डेवलपमेंट से संबंधित विभिन्न प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज ऑफर की, जो सभी ओशो के फिलॉसफी पर आधारित थीं। ओशो के आश्रम को अक्सर उसकी लिबरल और अनकन्वेंशनल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता था, जिसने भारतीय समाज के कंजर्वेटिव सेक्शन से कंट्रोवर्सी और आलोचना को जन्म दिया। फिर भी आश्रम का प्रभाव बढ़ता गया और ओशो के अनुयायियों की संख्या, जिनमें पश्चिम के कई लोग शामिल थे, बढ़ती रही। ओशो के आश्रम का उदय उनके मूवमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। इसने उन्हें एक स्टेबल बेस और फॉलोअर्स की एक डेडिकेटेड कम्युनिटी प्रदान की, जिससे उन्हें अपनी टीचिंग्स फैलाने और अपने इन्फ्लुएंस का विस्तार करने में मदद मिली। ओशो की टीचिंग्स हालांकि कई लोगों को अपीलिंग लगती थीं, लेकिन अपने अनकन्वेंशनल और अक्सर प्रोवोकेटिव नेचर के कारण विवादों से अछूती नहीं थीं। उन्होंने खुलकर सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत की, मटीरियलिज्म की आलोचना की और एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस नॉर्म्स पर सवाल उठाए, जिससे कंजर्वेटिव ग्रुप्स और रिलीजियस लीडर्स में गुस्सा भड़क गया। ओशो और उनके फॉलोअर्स को इंडल्जेंस, ड्रग अब्यूज और क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिससे आश्रम के आसपास नेगेटिव पब्लिसिटी और पब्लिक आउटरीच फैल गया। ओशो ने इन आरोपों का खंडन किया, उन्हें बदनाम करने और उनके मूवमेंट को कमजोर करने की साजिश बताया। विवाद तब और गहरा गया जब भारतीय अधिकारियों ने ओशो के आश्रम में यौन दुराचार, वित्तीय अनियमितताओं और हिंसा के आरोपों की जांच शुरू की। इन आरोपों ने भारत और विदेशों में ओशो के मूवमेंट की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, जिससे कई अनुयायी खुद को दूर करने लगे। विवादों और कानूनी चुनौतियों ने ओशो और उनके मूवमेंट को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनका आश्रम बंद हो गया और उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह ओशो के जीवन और उनके मूवमेंट का एक चैलेंजिंग पीरियड था, जिसने उनके इन्फ्लुएंस और विरासत पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। 1981 में बढ़ते दबाव और कानूनी चुनौतियों के बीच ओशो ने भारत छोड़ दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। ओरेगन के एक रिमोट पार्ट में उन्होंने रजनीशपुरम नामक एक नया कम्यून स्थापित किया, जहां उनके अनुयायी एक अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल जीने के लिए एकत्र हुए। हालांकि अमेरिका में ओशो का प्रवास अल्पकालिक और विवादों से भरा था। उनका कम्यून जल्द ही स्थानीय लोगों और अधिकारियों के साथ संघर्षों में उलझ गया, जिससे लैंड यूज, इमिग्रेशन और आर्म्स वायोलेशन से संबंधित कई कानूनी लड़ाइयां हुई। 1985 में ओशो को इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना ओशो के मूवमेंट के लिए एक बड़ा झटका थी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचा और उनके अनुयायियों में भ्रम और निराशा फैल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो कई देशों में भटकते रहे। अंततः उन्हें भारत लौटने की अनुमति मिल गई। हालांकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और 19 जनवरी 1990 को
पुणे में अपने आश्रम में उनका निधन हो गया। ओशो की मृत्यु ने उनके अनुयायियों को शोक में डुबो दिया और उनके मूवमेंट के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी। ओशो के डाउनफॉल को उनकी खुद की टीचिंग्स और बाहरी दबावों के कॉम्बिनेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पावर, वेल्थ और सेक्सुअल फ्रीडम पर उनके अनकन्वेंशनल विचारों का कंजर्वेटिव सोसाइटी से टकराव हुआ, जिससे नेगेटिव पब्लिसिटी और कानूनी चुनौतियां पैदा हुईं। इसके अतिरिक्त उनके कुछ करीबी सहयोगियों द्वारा की गई कार्रवाइयां, जिन पर पावर अब्यूज और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, ने उनके मूवमेंट की प्रतिष्ठा को और धूमिल कर दिया, जिससे उनका डाउनफॉल हुआ। ओशो एक कंट्रोवर्शियल फिगर बने हुए हैं। उनकी टीचिंग्स और विरासत को आलोचना और प्रशंसा दोनों मिल रही है। उनके आलोचक उन पर एक चार्लटन और एक कल्ट लीडर होने का आरोप लगाते हैं, जिन्होंने अपने अनुयायियों का शोषण किया और उन्हें गुमराह किया। वे मटेरियलिज्म के लिए उनके मॉरल रिलेटिविज्म और डिस्डेन के लिए उनकी टीचिंग्स की निंदा करते हैं, उन्हें खतरनाक और विनाशकारी मानते हैं। इसके विपरीत उनके अनुयायी उन्हें एक कैरिस्मेटिक गुरु और विजनरी के रूप में मानते हैं, जिन्होंने उन्हें सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक अनोखा रास्ता प्रदान किया। वे मेडिटेशन, लव और पर्सनल फ्रीडम पर उनके एम्फेसिस की सराहना करते हैं। इसे मॉडर्न टाइम्स में रेलेवेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव मानते हैं। विवादों के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओशो ने मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। उनकी टीचिंग्स दुनिया भर में लाखों लोगों को आकर्षित करती रहती हैं, जो उनके लेखन और डिस्कोर्सेज में सोलिस, इंस्पिरेशन और सेल्फ डिस्कवरी की भावना पाते हैं।